हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे इनकम टैक्स का सेक्शन 50B जो है कैपिटल गेन ऑन स्लम सेल, कि जब हम स्लम सेल करते हैं तो उस पर किस तरीके से कैपिटल कैलकुलेट होता है। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग की बात कर लेते हैं कि स्लम सेल का मतलब क्या होता है। इट मीन्स सेल ऑफ वन और मोर अंडरटेकिंग फॉर लमसम कंसिडरेशन विदाउट असाइनिंग वैल्यूज टू इंडिविजुअल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ सच अंडरटेकिंग। अब देखिए होता क्या है कि जब भी कोई पर्सन अपने बिजनेस को सेल करता है या अपने बिजनेस के किसी पर्टिकुलर अंडरटेकिंग को सेल करता है, मान लीजिए कि आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं और आपने उस पूरे बिजनेस को सेल किया, या फिर आपके पास 2-3 बिजनेस आप चला रखे हैं। आपने एक तरफ सीमेंट का बिजनेस है, एक तरफ आपके पास फर्नीचर का बिजनेस है, तो आपको लगता है कि फर्नीचर का बिजनेस जो है वो मुझे सेल कर देना चाहिए, मेरा अच्छा नहीं चल रहा। तो इन दैट केस जब आप पूरे का पूरा अपना फर्नीचर का बिजनेस सेल करेंगे तो हम उसे कहते हैं स्लम सेल। स्लम सेल में क्या होता है कि हम अपनी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की इंडिविजुअल वैल्यूज़ कैलकुलेट नहीं करते कि मेरी बिल्डिंग की इतनी वैल्यू है, प्लांट एंड मशीनरी की इतनी वैल्यू है, मोटर व्हीकल की इतनी वैल्यूज़ हैं, कंप्यूटर लैपटॉप्स की इतनी वैल्यूज़ हैं। तो यानी कि हम अपनी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को इंडिविजुअल वैल्यूज़ नहीं लगाते, हम पूरे बिजनेस की वैल्यू की बात करते हैं कि सर दिस इज़ माय बिजनेस और इसके लिए आप मुझे कितना पेमेंट करेंगे। तो ये होता है कि हम अपने पूरे बिजनेस को एक लमसम कंसिडरेशन के लिए सेल करते हैं बिना एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की इंडिविजुअल वैल्यू लगाए। अब बात करते हैं कैपिटल गेन की। अब देखिए स्लम सेल के बाद आता है कि कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट होता है। तो जैसा अभी तक हमने सीखा है कि सबसे पहले हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेते हैं। तो क्वेश्चन में आपको पता होगा कि आपने अपने बिजनेस को एज अ होल कितने में सेल किया है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपको पता चल जाएगा। उसमें से हम लेस करते हैं एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र। तो जो भी हमने ट्रांसफ़र करते टाइम जो भी एक्सपेंसेस इनकर किए हैं, कोई रजिस्ट्रेशन डीड कराई है या फिर कोई कमीशन दी है, तो उस तरीके का अगर हमने कोई एक्सपेंसेस इनकर किए हैं तो हम उसमें से डिडक्ट कर देंगे। उसके बाद हम इसमें से लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बट स्लम सेल के केस में हमारा जो कॉन्सेप्ट है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो नहीं लगता। यहाँ पे हम एक नया कॉन्सेप्ट लगाते हैं जिसे हम कहते हैं नेटवर्थ। यानी कि आप अपनी जो भी एसेट्स हैं आप उनकी वैल्यूज़ को माइनस नहीं करेंगे। यहाँ पे हम नेटवर्थ कैलकुलेट करेंगे कि मैं जो बिजनेस अपना सेल कर रहा हूँ, उसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, मेरी उसके लिए नेटवर्थ क्या है। नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट होता है आप सब सीखते आए हैं कि एसेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को माइनस करते हैं तो हमें नेटवर्थ पता चल जाती है। तो यानी कि हम इसमें से नेटवर्थ को लेस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा कैपिटल गेन या फिर कैपिटल लॉस। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जो कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस हमारा निकलेगा वो शॉर्ट टर्म होगा कि लॉन्ग टर्म होगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे इंडिविजुअल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि आप अपनी अंडरटेकिंग को देखेंगे कि आपने जो अपना बिजनेस सेल किया है, क्या वो आपके पास 36 मंथ्स या उससे ज़्यादा आपने कंटिन्यू किया था। अगर आपने 36 मंथ से ज़्यादा आपने अपने बिजनेस को रन कर रहे थे तो आपका वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अपना बिजनेस अभी 2 साल पहले ही स्टार्ट किया था या फिर 35 मंथ्स पहले ही अभी आपने स्टार्ट किया था और आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो अगर आप विद इन 36 मंथ्स आप उसको ट्रांसफ़र कर देंगे देन इट विल बी अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो सेम क्राइटेरिया है, 36 मंथ से ज़्यादा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और अप टू 36 मंथ्स तो इट्स अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बट यहाँ पे हमने इंडिविजुअल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को इग्नोर करना है। यहाँ पे हमने देखना है कि जिस अंडरटेकिंग को सेल कर रहे हो वो 36 मंथ से ज़्यादा थी या फिर 36 मंथ से कम थी आपके पास। इसके बाद नेक्स्ट है कि यहाँ पे हमें इंडेक्सेशन का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। अब देखिए जब हम इंडिविजुअल एसेट्स की बात ही नहीं कर रहे तो इंडेक्सेशन का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। तो यहाँ पे आपकी एसेट्स चाहे आपने 4 साल पहले खरीदी, 5 साल पहले खरीदी या फिर 2 दिन पहले खरीदी, कोई मैटर नहीं करता। आपको किसी भी एसेट के ऊपर कोई भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। चाहे आपके पास बिल्डिंग हो, चाहे आपके पास कार हो, मोटर व्हीकल हो, कुछ भी हो, आपको किसी भी एसेट पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ टू कैलकुलेट नेटवर्थ। अब देखिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्वेश्चन मुझे बता देगा व्हाट इज द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर भी मुझे क्वेश्चन बता देगा कि हमने कितनी कमीशन या ब्रोकरेज हमने पे की है। अब हमें जहाँ पे प्रॉब्लम आएगी वो आएगी नेटवर्थ कैलकुलेट करने में। तो देखिए नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट होता है, तो सबसे पहले हमें एसेट साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास 3 टाइप्स की एसेट होती हैं। एक आपको मिलेगा टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट्स में क्या होता है, गुडविल वगैरह हमारे पास होंगी। उसके बाद हमारे पास होंगी यहाँ पे टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल में हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स एंड हमारे पास करंट एसेट होगी। तो देखिए जो भी आपके डेप्रिशिएबल एसेट्स है, डेप्रिशिएबल एसेट्स मतलब कौन सी एसेट जिनके ऊपर हम डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं। तो जो भी आपके पास डेप्रिशिएबल एसेट्स है आपने उनके WDV लेना है
और WDV कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको पता ही है। तो जैसे ओपनिंग वैल्यूज़ होती हैं, ओपनिंग वैल्यू प्लस उसमें जितनी भी हमने परचेज़ की है वो परचेज़ आ जाएंगी, उन दोनों को एडअप करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारी एसेट की WDV कितनी है। तो WDV आप ले लेंगे उन सब का। उसके बाद आपके पास कुछ कैपिटल एसेट्स ऐसी होंगी जो आपकी अंडर सेक्शन 35 AD के अंदर आप उसको क्लेम करते हो। तो अगर आपने सेक्शन 35 AD कर चुकी हैं तो आपको पता होगा कि जो भी कैपिटल एसेट्स हमारी सेक्शन 35 AD के अंदर आती हैं, हम उनके ऊपर 100% डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में ही क्लेम कर लेते हैं। तो जब आपने फर्स्ट ईयर में ही डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया तो एज पर इनकम टैक्स उनका WDV क्या होगा, नील होगा। अब उनकी कोई बुक वैल्यू तो नहीं बची एज पर इनकम टैक्स। अकाउंट्स की बात करें तो अकाउंट्स के हिसाब से उनकी वैल्यू है, बट इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू नील हो चुकी है क्योंकि 100% डेप्रिसिएशन हमें मिल चुका है। तो जब उनकी कोई बुक वैल्यू ही नहीं है तो उनकी वैल्यू को हम क्या ले लेंगे, नील ले लेंगे एज पर सेक्शन 35 AD जो वाली एसेट्स होती हैं। अगर हम एनी अदर एसेट की बात करें, चाहे आपके पास करंट एसेट हो, चाहे आपके पास इंटेंजिबल एसेट हो, गुडविल, पेटेंट वगैरह, तो उनकी जो भी आपकी बुक वैल्यू है आपने वो कंसिडर करनी है बुक वैल्यू ऑफ एसेट। अब आप ये सारी एसेट्स को एडअप करेंगे, इन सबकी जो जो वैल्यूज कैलकुलेट होंगी तो हम उसको क्या कर देंगे, एग्रीगेट ऑफ वैल्यूज, एग्रीगेट्स ऑफ एसेट। तो हमें एग्रीगेट पता चल गया कि हमारी एसेट्स का टोटल कितना है। इन टोटल में से हम लेस क्या करते हैं, आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटी साइड पे जितनी भी आउटसाइड लाइबिलिटीज होंगी वो सारी आप लेस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा हमारे बिजनेस की नेटवर्थ कितनी है, और नेटवर्थ को हम अपने फॉर्मूला में डाल देंगे तो हमारा कैपिटल गेन निकल आएगा। यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जो भी रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स अगर आपको क्वेश्चन बताएगा आपने उसको इग्नोर करना है। अब देखिए रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट का क्या मतलब होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास बिल्डिंग है और क्वेश्चन हमारा कहता है कि बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो 1 लाख रुपीज़ से इंक्रीज हो गई है, तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आपने रीवैल्यूएशन को इग्नोर करना है और उसकी वैल्यू चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो आपने उसको कंसिडर नहीं करना। देखिए इनकम टैक्स में हम कैलकुलेट क्या करते हैं कि बिजनेस ने कितना प्रॉफिट या कितना लॉस इनकर किया। अगर प्रॉफिट अर्न करना है तो भैया मुझे टैक्स दो, अगर तुम्हें लॉस हो रहा है तो ITR भरो और मुझसे उस लॉस के लिए अगले साल उसको सेट ऑफ कर लेना। तो इनकम टैक्स ये चाहता है। अकाउंट्स में हम इसको कंसिडर करते हैं क्योंकि अकाउंट्स में हमारा पर्पस होता है कि अपने जो इन्वेस्टर्स हैं, हमारे जो थर्ड पार्टीज़ हैं, उनको अपने बिजनेस के बारे में बताना कि हमारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की वैल्यू कितनी है। तो वहाँ पे हम रीवैल्यूएशन कॉन्सेप्ट लगाते हैं, बट इनकम टैक्स में रीवैल्यूएशन कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। अगर आपको क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन रिजर्व या फिर रीवैल्यूएशन किसी भी एसेट का दिखता है तो आपने उसको इग्नोर करना है, बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना फॉर योर कैलकुलेशंस। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 50B स्लम सेल। थैंक यू।